ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये वर्मा जी का एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेने का बस एक ही मेन रीजन है ताकि आप लाइक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी पढ़ते हैं, यू गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। इसमें रिपीटेड एप्लीकेशन है ये प्रिंसिपल्स का एंड एनर्जी थ्योरम का एंड वर्क कंजर्वेशन का, तो लाइक एक प्रैक्टिस हो जाता है। बट ऐसे प्रॉब्लम इज इजी, पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी, बट डोंट स्टार्ट कॉपिंग द एंटायर लाइक थ्योरी। स्क्रीन पे है, आप देखो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो क्या क्या बोला हुआ है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको बोला है कि फिगर दिस इज शोज अ स्प्रिंग, दिख नहीं रहा। So the spring fixed at the bottom end of the incline of inclination 37 degree. तो ये spring fixed है, fixed at this end, ठीक है। ये वाला जो एक रेड डॉट है, इस पॉइंट पे स्प्रिंग का ये एंड फिक्स्ड है, ये एंड फ्री है, द अदर एंड इज फ्री, ये किसी से कनेक्टेड नहीं। ब्लॉक जो है, ब्लॉक का मास आपको भली भांति दिया हुआ है, मास 2 kg, ठीक है। डेटा में ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, and it starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring. ये डेटा का मतलब क्या है, इसी डायग्राम में दिखा रहा हूं। यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस, स्प्रिंग का जो फ्री एंड है ना, वहां से ये पूरा डिस्टेंस आपको इनिशियली दिया हुआ है 4.8 meters. The block compresses the spring by 20 centimeter. इसको मैं मीटर में कर लो, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। तो ब्लॉक जाएगा एंड फिर जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा बाय 0.2 मीटर। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये जब बोला है ना ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 0.2 मीटर, इसका मतलब है वो कंप्रेस करके रुक जाएगा। देखो वो बोला भी है, मैं भी क्या बोला ही है, स्टॉप्स मोमेंटरी and then rebounds, मतलब back of the incline आएगा, rebounds through a distance of 1 meter of the incline, मतलब once again उस लोकेशन से 1 मीटर ऊपर जाके फिर रुके, ठीक है। तो भाई एक ही डायग्राम में पूरा चीज लाइक दिखा तो सकता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, फॉलो कर लो, देखो ब्लॉक पहले यहां तक आएगा, किसी जमाने में यहाँ, by the time it comes here it will have some velocity already, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो स्टॉप नहीं करने वाला और जाएगा। फ्यूचर में जाके आप बोला है वो कंप्रेस करेगा बाय एक्स्ट्रा 0.2 मीटर्स, ये लेंथ है आपका 0.2 कंप्रेस करने के बाद वो फिर यहाँ पे स्टॉप कर, और यहाँ पे जब ब्लॉक को देखोगे फ्यूचर में कभी यहाँ पे ब्लॉक आएगा, इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0, एंड देन फिर रिबाउंड करता है। भाई बहुत झमेला है, ठीक है। अब उसके लिए फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना सही नहीं होगा, ठीक है। आपको पूछा यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, तो ओके, स्टार्टिंग से बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक देयर इज अ फ्रिक्शन, मतलब एकदम ऊपर से ही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, वो म्यू निकालना है। फिर बोला फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट भी नहीं पता, ये भी निकालना। सो डायग्राम में मैं पूरा फुल चीज नहीं दिखा पाया, डायग्राम में मैं बस इतना दिखाया कि 4.8 मीटर कवर किया और फिर 0.2 कंप्रेस करके स्टॉप कर मूवमेंट रखी, उसके बाद वो फिर रिबाउंड करे, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइक मोशन। तो पहले इतना मतलब जो भी एडिक्वेट डेटा है इन फ्रेजेस वैसे लिख लो, ठीक है। एंड हाँ जी बोलो। हाँ मतलब वो 4.8 मीटर दूर पे था, तो पहले तो आके वो सामने वाले पोर्शन पे हिट करेगा, राइट, कांटेक्ट में है। तो बाय द टाइम इट ऑलवेज ऑलरेडी हैड सम वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली और नीचे आएगा इनर्शिया के कारण, ठीक है। तो नीचे आएगा तो वो कंप्रेस करेगा, ठीक ना। ये नेचुरल लेंथ में, स्टार्टिंग में स्प्रिंग को तो कुछ नहीं है ना, वो तो बस एक एंड पे कनेक्टेड है, तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग ऑब्वियसली किस लेंथ पे होगा, नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो वो जो कंप्रेस करेगा मतलब क्या, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है कि लाइक बहुत कुछ होगा बीच में, लेकिन कंप्रेस करने के बाद हो सकता है कि वो फाइनली रिटार्ड करके स्टॉप करे, राइट। तो वो जो बोला ना कि कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 0.2 20 सेंटीमीटर, मतलब वो नेचुरल लेंथ से 0.2 मीटर्स कंप्रेस करने के बाद वो स्टॉप करे मोमेंटरी, तो ब्लॉक का उसमें वेलोसिटी 0, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, वो 0.2 मीटर के गैप में पता क्या हो रहा है, देयर इज एक्सीलरेशन फॉलोड बाय डिसेलेरेशन उसके अंदर। भाई उतना डिटेल्स में जाऊं, छोड़। हाँ हाँ, वही बात है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो हमने लिया था वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, यहाँ पे भी वैसे ही चीज है, कंप्रेशन, कंप्रेशन।
जो सेकंड हाफ ऑफ द मोशन है कि रिबाउंड्स बाय 1 मीटर, वो मैं डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से फ्रिक्शन है, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पॉसिबल नहीं। यू कुड गो फॉर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम एज ए विश, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सर क्या करें, लिख के देखते हैं, लिख के देखते हैं। लेट्स अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जब भी ऐसे अप्लाई करते हो यू हैव टू चूज अ सिस्टम। सिस्टम किसको लिखते हैं, मास प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग, सब कुछ सिस्टम में ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप सिस्टम को, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस लिख ही दे रहा हूं, बोलो मैं लिख नहीं रहा, लिख ही देता हूं। मैं सिस्टम यहां पे लेता हूं m प्लस स्प्रिंग प्लस अर्थ। अगर इनको सिस्टम लेते हो तो मैं पूरा फ्री वर्ड एम करने बैठ नहीं रहा, ठीक है। आप थोड़ा लॉजिकली खुद सोचो, जब तक ये 4.8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तब क्या है, mg नॉर्मल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस सिस्टम के लिए फ्रिक्शन कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटर्नल फोर्स एज वेल, ठीक है। मैं इंक्लाइन को सिस्टम के बाहर लेता हूं, ठीक है। तो वेल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस में वर्क डन में फ्रिक्शन आ ही जाए, ठीक है। नॉर्मल कभी वर्क करेगा नहीं, mg कंजर्वेटिव। जब धक्का खाएगा उस समय फ्रिक्शन फोर्स mg नॉर्मल के साथ साथ स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, तो बाकी सब कंजर्वेटिव आ जाएंगे, ठीक है। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव में कुछ बचा नहीं। दिल्ली में क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, स्टार्टिंग में भी है रेस्ट पे और यहाँ पे भी रेस्ट पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, गलत। बस आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन स्प्रिंग। जितने सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस आने वाले हैं उनके कारण आएगा, दो ही कंजर्वेटिव फोर्स है, mg एंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में। अब आपको इसी का आदत डालना नहीं दिख रहा है ना, बहुत लाइट हो गया, वो तो दिख रहा है। सो मेन चीज है कि एग्जाम में जब भी आपको प्रॉब्लम्स मिले, आपको फटाफट ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करके जल्दी जल्दी करना है। अब जैसे यही चीज वंस अगेन प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि तुमको हर बार बैठकर फ्री वर्ड डायग्राम करना पड़ेगा, आप लॉजिकली सोच सकते हो। स्टिल किसी को अभी दिक्कत हुआ तो बोलना, मैं करके दिखा दूंगा, बट आई गेस दिस इज इनफ, ठीक है। सो मैं बस मैक्सिमम कंपैरिजन तक लिख रहा हूँ, वो रिबाउंड करेगा, मैं उस चीज को अभी तक अकाउंट में नहीं ले रहा, ठीक है ना। ये मैंने इतना सिंपल है, सोचो मैंने, कोई बच्चा इसको कर ही लेगा। डेल यू जी क्या आएगा, हमारे लिए लिखना तो ईजी है। देखिए हम क्या लेते हैं, ये 0.2 मीटर्स वाला जो लेंथ, जो लोकेशन होगा ना, ध्यान देना मैं कहां पे ये ब्लू वाला डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं, दैट हाइट इज टेकन एज माय रेफरेंस। अगर इसको मैं रेफरेंस लेता हूं तो इनिशियली ये हाइट हुआ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल में क्या क्या काम में आएगा, फाइनली तो वो 0.2 मीटर पे ही है ना, ये लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो, तो रेफरेंस पे है, तो फाइनल पोटेंशियल विल बी 0 माइनस इनिशियल क्या होगा mgh, और स्प्रिंग पोटेंशियल फाइनली क्या होगा, फाइनली इट इज कंप्रेस्ड, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x कौन सा होगा 0.2, दिस विल बी x एक्चुअली, वो x है, ठीक है। अब तुमको h पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 है, वो रेफरेंस पे आ गया, और इनिशियल mgh, तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस mgh ऐसे ना, क्यों होगा, ठीक ना। अच्छा एच एक्स सब पता है, एच अब पाती ट्रिग्नोमेट्री से लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एंगल दिया हुआ था देखो 37 डिग्री। एच एक्स के पता है, नहीं पता, वाह फंस गए। फ्रिक्शन में कोई बात नहीं, फ्रिक्शन भी अननोन है, म्यू इज आल्सो अननोन, तो वेल वी विल गेट वन इक्वेशन बट वी विल हैव टू अननोन्स, द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन, बट कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट ऑफ द डेटा जो दिया है ना 1 मीटर ऑफ द इंक्लाइन, उसको भी यूज करना पड़ेगा, तब आई गेस हो सकता है उससे और एक इक्वेशन मिले, देन वी कैन साइमल्टेनियसली
सॉल्व। ठीक है, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वर्क डन में फ्रिक्शन में क्या होगा भाई, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होता है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर ये टोटल लेंथ एल है मतलब 4.8 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा माइनस एफ आर इंटू एल। एज द बॉडी मूव्स डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन तो काइनेटिक है हमेशा, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स के लिए डायरेक्टली एफ एल cos थीटा लिख सकते हो, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एल दैट डिनोट्स द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है इतने दिनों में पता है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंक्लाइन पे म्यू एन, तो म्यू एम जी कॉस थीटा आएगा। तो भाई पुट करते हैं माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी एल कॉस थीटा माइनस एम जी एच विल बी एल साइन थीटा। ठीक है, एच चेक कर लो, थीटा में 37 डिग्री को ले रहा हूँ। ठीक है, एल मतलब ये 5, हाँ, तो एल कॉस थीटा आएगा, ये साइन थीटा आएगा एच प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इफ यू विश प्लग इन द वैल्यूज जो पता है आपको, जैसे मास पता है, जी पता है, एल पता है, थीटा पता है। देखो यू गेट अ क्वेश्चन, यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन जहां पे दो अननोन्स है म्यू एंड के। इस इक्वेशन लिखने में किसी को डाउट है पूछो। बोल रहा हूं जब बॉडी रिबाउंड करेगा ना, ड्यूरिंग इट्स रिबाउंडिंग स्टेट, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा वो वहीं पे रह जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। एज इन मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, ये हो गया सबका। हाँ? ये स्प्रिंग लेट से कॉम्प्रेस स्टेट था। ठीक है, ये है वो तुम्हारा वो 5 मीटर नीचे चला गया है, ये वेलोसिटी जीरो है। इस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह याद करना, जो वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ये था, मैक्सिमम एलोंगेशन पे आके वो रुक नहीं जाता, बाय द टाइम नेट फोर्स ऊपर था तो डेस्टिलेट करके रुकता है, बट देन उसके बाद फिर से ऊपर जाए। वही चीज यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट टाइम एक्चुअली मैं क्या देखूंगा, अगर मैं मेहनत से फिर से ड्रॉ करता हूँ, दिस इज व्हाट विल हैपन। ये रिबाउंड करना शुरू करेगा बिकॉज नेट फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ है। रिबाउंड करके जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा ना, जिस टाइम पे नेचुरल लेंथ पे आएगा, बाय द टाइम इट विल ऑलरेडी हैव सम वेलोसिटी वी प्राइम। अब ये तो सिर्फ अटैच नहीं है, बिकॉज ऑफ विच ये ओवरशूट कर जाएगा, उस लोकेशन को ओवरशूट करके सामने और जाएगा, लेकिन ये वहीं पर रह जाएगा। स्प्रिंग एलोंगेट नहीं करने वाला। स्प्रिंग एलोंगेट करता अगर वो अटैच रहता तभी अपने साथ खींच लेता। ये सिंपल चीज तुमको समझना है। ठीक है, कि सिंस इट इज नॉट अटैच उसको कंप्रेस तो कर दिया, लेकिन जब वो वापस आ रहा है एक बार नेचुरल लेंथ में आ गया, उसको कोई खींचेगा नहीं, वो सिंपली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये सामने चला जाएगा, इनके बीच में तो कोई फोर्स है नहीं, वो वहीं पे रह जाएगा। तो एक्चुअली लेटर ऑन जो फाइनली बोला ना कि रिबाउंड्स 1 मीटर अप द इंक्लाइन, इसका मतलब है जब 1 मीटर अप द इंक्लाइन चला गया तो फिर से वेलोसिटी जीरो। 1 मीटर कहां से, वो कॉम्प्रेस्ड से, कॉम्प्रेस्ड यहां पे कहीं पे था, यहां से फिर 1 मीटर अप द इंक्लाइन। तो जो 1 मीटर अप द इंक्लाइन जाएगा वेलोसिटी जीरो, लेकिन स्प्रिंग अभी भी क्या है नेचुरल लेंथ में। ठीक, ओके, तो लास्ट केस में जो हुआ वो ये हुआ था, यहां से कहीं से स्टार्ट हुआ था, यहां क्या बहुत ऊपर से और ऊपर से, यहां से कहीं से स्टार्ट हुआ था u इक्वल टू जीरो, वो नीचे गया था, इसको यहाँ पे सपोज स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, उसको और कंप्रेस किया था, रुका था, एंड देन रिबाउंड किया। ऊपर से जब आ रहा था टोटल डिस्टेंस ऑफ 5, ये कितना है 1। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली लेस है, मतलब बीच में आके कहीं पे रुक रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो वापस रिबाउंड कर रहा है, बीच में कहीं पे रुक रहा है। हाँ बोलो। না না স্প্রিং, না না আমি এটা দুটো জিনিস। প্রথম জিনিস কোশ্চেনে বলেছে কি যখন ও মোমেন্টালি স্টপ করছে মানে এই লোকেশনটা, এই टिक मार्क যেখানে মুভ করছে ওটার পরে इट रिबाउंड्स 1 मीटर ऑफ द इंक्लाइन, तो उसके बाद 1, समझ रहे हो, उसके बाद। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ एग्जैक्टली यस, उस 1 मीटर में ही जब वो 0.2 आएगा ना, उस 1 मीटर के अंदर ही तो वो 0.2 आएगा, वो जब उतने देर में आएगा ना तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, लेकिन बाय द टाइम इसका कुछ एक वेलोसिटी है तो ये निकल जाए इनर्शिया का, और स्प्रिंग वहीं पे रह जाए। ठीक है, अब क्लियर हुआ। ठीक है सर जी, सबको ये क्लियर है। अब हम लोग फिर से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ये डायग्राम क्लियर है सबको। अब देखो इस बार वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहां से कहां अप्लाई करें।
पिछली बार नोटिस करो हम लोग अप्लाई किए थे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पिछली बार 2 अननोन्स रहेगा बिकॉज स्प्रिंग पोटेंशियल जी फाइनली स्टोर्ड था कुछ। अब थोड़ा स्मार्टली यूज करो। इस बार जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहां से फिर यहां तक अप्लाई मत करो, मतलब यहां से यहां मत अप्लाई करो ना, एकदम स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। मतलब ये इनिशियल लो और इसको फाइनल, मतलब कंप्लीट जर्नी क्या हुआ, ये गया फिर वापस है। इस पूरे जर्नी के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। क्यों बताओ तो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने क्या सोचा, मैंने ये बोला अगर मैं इस पूरे जर्नी के लिए अप्लाई करूं तो स्प्रिंग तो कंप्रेस रहेगा ही नहीं कभी। मतलब स्टार्टिंग में जब उसने स्टार्ट किया था तब भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, जो वो यहाँ पे पहुंचे तब भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी कहीं नहीं आएगा, तो के अननोन रहेगा नहीं हम लोग को। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या के रह गया ना, 2 अननोन रह गए। इस इक्वेशन में अगर मैं पूरे जर्नी के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शन आएगा लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं आएगा, तो मैं यहां से म्यू निकाल लूं। समझ में आया तब ये लॉजिक, किस क्या सोच के मैं ये कर रहा हूं। कोई चाहे तो एक्चुअली यहां से, मतलब ये स्टेट से ये 1 मीटर के लिए भी लिख सकता था, हाँ सॉल्व करना पड़ता थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। यू कैन राइट योर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बिटवीन एनी 2 स्टेट्स। मैं ये और ये प्रेफर करूं, बढ़िया लॉजिक क्लियर है। ऑनलाइन में भी किसी को डाउट होगा तभी पुक करना, डोंट वेट अराउंड, ठीक। सिस्टम वही है हम लोग, हाँ अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हाँ इंटरेस्टिंग चीज फिर से, सर दिल्ली में चेंज इन काइनेटिक क्या होगा, फिर से जीरो, वो मस्त चीज है, हमको सिर्फ दिल्ली में मिलने वाला है। तो दिल्ली क्या होगा, दिल्ली सिर्फ ग्रेविटेशन का, स्प्रिंग का नहीं, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। এখন এখানে একটা ভালো জিনিস মানে सुन लो, कर तो पाओगे आई नो, सब लोग ही कर पाओगे। सुन, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक क्लास में एक दिन एक प्रॉब्लम लेके देखे थे, याद है कि वर्क में फ्रिक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क कितना है, अगर ये सुन लो, अगर कोई सोचा कि फ्रिक्शन का वर्क लेट से ये क्या हो रहा है, मैं पूरा दिखाता हूँ ऊपर वाले में। यहां से ये पूरा गया था, ओ माय गुडनेस, हाँ वही, ये 5 और फिर यहां से फिर ऊपर कितना गया 1। तो गलती से ये नहीं कि 5 - 1 4 करके कर देंगे, नहीं। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ, ठीक है। जब बॉडी नीचे जा रहा था तो उस समय सोचो फ्रिक्शन ऑपोजिट था ऊपर की तरफ, वर्क नेगेटिव। जब बॉडी ऊपर आएगा तब फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा, अगेन वर्क नेगेटिव। मतलब डाउनवर्ड जर्नी में भी वर्क नेगेटिव, अपवर्ड जर्नी में भी वर्क नेगेटिव, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रिक्शन का वर्क आएगा माइनस एफ, अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और एल में आएगा ये टोटल लेंथ, डिस्टेंस, पाथ। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव और पूरा डिस्टेंस आएगा। किसी को ज्यादा डाउट हो तो क्या करना, इस पार्ट के लिए अलग से फ्रिक्शन निकालना, इस अपवर्ड जर्नी के लिए अलग से निकालना, देखना ऐड करके वो टोटल लेंथ आने लगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना इजी होगा, फ्रिक्शन हमको पता ऑलरेडी, म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड लेंथ में क्या आएगा, ये टोटल डिस्टेंस एल प्राइम लिखते हैं, दैट विल बी 5 + 1 6। हाँ डेल यू में क्या लिखना पड़ेगा, ये हाइट लिखी, बस ये वाला, समझ में आ रहा है ना, ये हाइट मैटर करेगा। पिछली बार हाइट हम लोग यहां से ले रहे थे, याद है, ये पूरा वाला लिया, ये नहीं, हमको तो चेंज चाहिए ना, फाइनली इनिशियल। तो बस अब मैं करता हूं, जहां पे भी लॉजिक में डाउट हो पूछो। ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है आपके, क्या बोलते हैं, मेंस के, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। देखो এরকম क्वेश्चन স্কুলের পরীক্ষা দেওয়া উচিত নয়, ठीक है, क्योंकि स्कूल लेवल पर पूछते नहीं, लेकिन टाइम सर चेंज है, नहीं पता कि, ठीक है, मैं तो वही बोल रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं स्कूल में, कुछ भी दे सकते हैं, उसका भी मैंने श्योरिटी नहीं है। जैसे कि सुन रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तो इडियट टीचर को बोलना बोलो तुम लोग, किस मैम गंदा पढ़ाती है क्या, हाँ हाँ
cos थीटा कितना आएगा? cos 37 था यहाँ पे, तो 4/5 h prime would be क्या 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 h prime को ट्रिग्नोमेट्री से लगा लेना, ठीक है? 4 sin 37 3/5, तो म्यू आएगा आपका कितना? हाफ, सही ना? 3/2 हाफ आ मतलब 0.5। हाँ, क्या हुआ? एक बार आंसर चेक कर लो तो, के का वैल्यू कितना आ रहा है सबका, एक बार देख लो। ये साहब को इसी क्वेश्चन में पुट करो। हाँ, के का वैल्यू ज्यादा तो आएगा, 0.02। अच्छा खासा है, लग तो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 40, 1000 लास्ट, तो लास्ट इक्वेशन में पुट कर 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? ओके, चलो अच्छी बात। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं लाइक मेंस टाइप में, तो इसे प्रैक्टिस करना है पे ही है। दिस कॉमन प्रॉब्लम फॉलो करो। ऐसा रहता है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या ले, कुछ लेते नहीं है, मैं वेरिएबल के टर्म्स में रखता हूँ, ठीक है? थोड़ा देखना। आपको ऐसा बोला है कि नीचे में एक ब्लॉक है, मास ऑफ कैपिटल है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग अटैच्ड, स्प्रिंग कांस्टेंट की, एंड नेचुरली यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन जो स्मॉल एम है, इसके ऊपर और एक स्मॉल एम, देयर इज अनदर ब्लॉक, स्मॉल स्मॉल एम कैपिटल है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? इट हैज बीन ऑलरेडी कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन, ठीक है, बाय सम डिस्टेंस, ठीक है? अब ठीक है, यही लेते हैं, सुनो, कंपेयर टू द नेचुरल पोजीशन और इसको कंप्रेस किया गया है, ठीक है? तो तुमको पूछा है कि नेचुरल पोजीशन से लेके या इक्विलिब्रियम स्टेट से, नेचुरल से इसका कितना कंप्रेशन हुआ इनिशियली, कितना कंप्रेशन करके रखोगे ताकि इन सब्सिक्वेंट मोशन, व्हेन यू रिलीज इट इन सब्सिक्वेंट मोशन, कैपिटल एम जस्ट लूजेस कांटेक्ट विद ग्राउंड। फाइंड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, नेचुरल एम से कितना कंप्रेस करके रखोगे such that after releasing m, कंप्रेस किए रेस्ट पे रखे एंड देन m को रिलीज कर दो, वो तो ऊपर जंप करे, रिलीजिंग m, कैपिटल M जस्ट लूजेस कांटेक्ट ग्राउंड के साथ, जस्ट लूजेस कांटेक्ट विद ग्राउंड इन सब्सिक्वेंट मोशन। मतलब तुमको बेसिकली प्रॉब्लम को फिर से एनालाइज कर, लाइक सब्सिक्वेंटली होगा क्या, ठीक है? ये लोकेशन जो है इसको मैं नेचुरल लेंथ देता हूँ, मुझे लग रहा है कोई डेटा और कुछ देना चाहिए, ठीक है? तो फाइनली आई हैव द क्वेश्चन, ठीक है? तो प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं। तो बोला है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स, दोनों सेम मास, ठीक है? ईच ऑफ मास है linked together by a compressed weightless spring, मतलब ये ऑलरेडी compressed है, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है? रुक जा, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर व्हिच द लोअर ट्यूब विल बाउंस अप आफ्टर द, हाँ, आफ्टर रिलीज। हाँ, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन बस है, एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ यही है। उसको एक्चुअल क्वेश्चन में क्या किया ना उन लोगों ने ऐसे मॉडिफाई किया, उन लोगों ने बोला कि पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक थ्रेड है, फिर थ्रेड को बर्न कर दिया गया, काट दिया गया, तो समझ रहे हो ना कि मतलब रेस्ट पे रखने के लिए थ्रेड देके इन लोगों को मैंने कंप्रेस करके रखा गया एंड फिर थ्रेड को रिमूव कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्प्रिंग वो ऊपर में चला है। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे मान के रखो कि आप पहले इसको कंप्रेस करके रखो अपना हाथ से, ये तुम्हारा हाथ है अपर एंड, ठीक है? तो तुमने हाथ से इसको कंप्रेस करके रखा, तुमको क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर व्हिच, सच दैट आफ्टर रिलीजिंग स्मॉल एम, जो नीचे वाला ब्लॉक है
that will loses contact with the ground. दोनों का मास सेम है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या? हाँ, स्प्रिंग दोनों एंड के साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग किसी के ऊपर रखा नहीं हुआ। नहीं, पिछले प्रॉब्लम की तरह नहीं है, स्प्रिंग अपर एंड एंड लोअर एंड में दोनों ब्लॉक के साथ लाइक कंप्लीटली अटैच्ड, ठीक है ना? ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में कैपिटल एम जस्ट बाउंस करा, जस्ट बाउंस मतलब या जस्ट लूज कांटेक्ट मतलब कंडीशन क्या होगा कि ग्राउंड के साथ नॉर्मल में जस्ट बिकम जीरो, ठीक है? तो मैं इनिशियल कंप्रेशन ऐसे करके रखा हूं कि फ्यूचर में जो भी मोशन देखूंगा उस मोशन में जब एनालिसिस करूंगा मुझे पता चलेगा कि नीचे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे एज यूजुअल लाइक द प्रीवियस क्लासेस, हमको पहले तो सुनो, जब आप रिलीज करोगे स्टेप बाय स्टेप होगा क्या, ये सब मिटाता हूँ, नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है, याद रखना। ओ आई नीड मेनी डायग्राम्स, बाप रे बाप, मैं छोटा सा करता हूँ। अच्छा, पहली बात, जब इसको रिलीज करोगे, ये कॉम्प्रेस, जब इसको रिलीज करोगे स्प्रिंग फोर्स दोनों पे क्या होगा, ऊपर की तरफ, रुक जाएगा। जब रिलीज करोगे उस मोमेंट पे ही सोचता है, स्टार्टिंग में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड तो इट विल बी पुश, तो स्प्रिंग फोर्स इस पे भी ऊपर की तरफ और इस पे नीचे की तरफ। एक चीज नोटिस कीजिए, इसका mg जो है वो भी नीचे, स्प्रिंग फोर्स नीचे, इस पे नॉर्मल किधर होगा, ऊपर। जो नॉर्मल को कोई फिक्स नेचर तो नहीं होता, वो तो खुद को एडजस्ट करता है। तो स्टार्टिंग से लेके तुम बोलोगे नॉर्मल बेसिकली स्प्रिंग फोर्स और mg को बैलेंस करेगा लोअर ब्लॉक। अच्छा, मैंने कैपिटल mg यूज करता हूँ लोअर ब्लॉक पे, लास्ट की ध्रुव मास के इक्वल कर दो, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं इसको कैपिटल एम, ऊपर वाले को स्मॉल। अब स्मॉल में फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है लेकिन नीचे क्या है, mg। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, द मोमेंट यू रिलीज, सपोज तुम्हारा कंप्रेशन इतना ही हाई है स्टार्टिंग से कि स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन mg, ओनली इन दैट कंडीशन तुम जब रिलीज करोगे तो ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर सोचो स्टार्टिंग से तुमने इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं किया, हल्का से करके छोड़ दिया, ठीक है, हल्का से कंप्रेस किया, स्प्रिंग फोर्स इज नॉट ग्रेटर देन mg, तो क्या होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ, तो जब छोड़ोगे इट विल अगेन फॉल डाउन, ठीक है? तो हम एज्यूमिंग कि हमने कंप्रेशन इतना करके रखा है कि द मोमेंट यू रिलीज इट, हाँ बोलो, क्या बोलो? अच्छा, ये पार्ट रिपीट करो, मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू तो वो x0 के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? अब सपोज mg का वैल्यू 20 नहीं, ठीक? अब स्टार्टिंग में मैं जो हल्का सा स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मैंने नेचुरल लेंथ से जो कंप्रेस किया, लेट से कंप्रेशन x0 कम, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बस 10 न्यूटन, तो स्टार्टिंग से अगर बस 10 न्यूटन है, मतलब मैं लेके हाथ से इसको पकड़ के रखा था, कंप्रेस किया था, हाथ से पकड़ के रखा हूँ, कंप्रेस नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में कंप्रेस्ड है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू 10 है जबकि mg 20 है। तो जब मोमेंट है रिलीज, जैसे ही रिलीज करूंगा नेट फोर्स अभी भी नीचे होगा ना, समझ रहे हो बात? तो वो तो ऊपर जाएगा नहीं, वो तो नीचे ही आने लगेगा, क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा कंप्रेशन इतना ही हाई होना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन mg, ताकि जब मैं रिलीज करूं नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, वहां पे स्टार्टिंग में एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन mg, ताकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, ही स्टार्ट्स मूविंग अप, ठीक, कुछ एक वेलोसिटी v1 गेन करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। स्मॉल एम जब ऊपर जा रहा है, कैपिटल एम लेकिन मूव नहीं करने वाला, वो तो ग्राउंड पे चिपका हुआ है, नॉर्मल उसको बैलेंस कर दे रहा है, ठीक। अच्छा, इवेंचुअली होगा क्या, इवेंचुअली द स्प्रिंग विल एक्वायर नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, स्प्रिंग का ऊपर वाला एंड नेचुरल लेंथ पे आ गया, तो सीरीज ऑफ डायग्राम्स, जब ऐसा होगा बाय दिस टाइम, मतलब जब ये ट्रांजिशन हुआ ना, यहां से यहां जब ट्रांजिशन हुआ, सोचो ड्यूरिंग दिस टाइम, बाय दिस टाइम हो सकता है इसको कुछ वेलोसिटी मिला, मे बी इसको कुछ वेलोसिटी मिला, ठीक, कुछ इनर्शिया है, तो इस इंस्टेंट पे भी इसको कुछ वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, ओके। अगर कुछ वेलोसिटी होती है तो ओवरशूट करेगा, ये वहां पर रुकेगा नहीं, लेकिन अगर अब ये ऊपर जाना शुरू किया, अब क्या होगा, एलोंगेशन, मतलब इतने देर तक ये कॉम्प्रेस स्टेट में था, जो पहला पार्ट है ना, ये इतने देर तक ये कॉम्प्रेस स्टेट में, लेकिन उसके बाद से एक मूवमेंट के बाद एक्चुअली एलोंगेशन होगा, एंड एलोंगेशन इज प्रिटी मच नेसेसरी फॉर आवर प्रॉब्लम। क्यों? अगर एलोंगेशन होगा
ओनली इन दैट केस स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ हो सकता है, एंड ओनली इन दैट केस अगर अब तुम कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम करो तो क्या होगा, देखो स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर, नॉर्मल भी ऊपर, mg नीचे। अब एक चीज सोचो, स्मॉल एम मे हैव मैंने स्टार्टेड डेसिलेटिंग, स्मॉल एम जो है ऊपर, इट मे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डेसिलेटिंग, लेकिन इसका वेलोसिटी फटाक से तो जीरो नहीं होने वाला, ग्रेजुअली जीरो होगा। तो लेट्स से बाय दिस टाइम इसका वेलोसिटी है कुछ v1 प्राइम, ठीक है। अभी अगर ये और ऊपर जाएगा, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा, तो देखो फॉलो करना, ये कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम को स्टडी करके समझो। जब तक कैपिटल एम रेस्ट पे है तब तक नॉर्मल प्लस एफ एस, मतलब एलोंगेशन वाले पीरियड में बात करो, नॉर्मल प्लस एफ एस बैलेंसेस mg। अब सुनो अच्छे से, ऊपर वाला ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, एलोंगेशन बार पे स्प्रिंग फोर्स बढ़ में, अच्छा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा मतलब नॉर्मल कमेगा, ताकि ये एडिशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों ऐड करके कांस्टेंट आने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल एम जितना ऊपर जाएगा देयर इज अ लाइक प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस कि नीचे वाला ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर, कांटेक्ट लूज करने का चाचा एक ही कंडीशन है, नॉर्मल जीरो होना, ठीक है। सो मुझे बस चेक करना है कि फ्यूचर में नॉर्मल का जीरो हो सकता है, तो यस एलोंगेशन वाले पीरियड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इन द एलोंगेशन पीरियड इट इज पॉसिबल कि नॉर्मल जीरो, मैंने एफएस का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, एंड इफ elongation increases, elongation increases, तो यहां से चेक करना, fs increases, normal decreases, ताकि दोनों का सम कांस्टेंट। अब मुझे पूछा ना जस्ट लूजेस कांटेक्ट, आप देखो ये चीज अच्छे से समझिए, हमको क्वेश्चन में पूछा, जब बोला जस्ट लूजेस कांटेक्ट, ये नहीं बोला कि इट कंप्लीटली लूजेस कांटेक्ट एंड जंप्स अप, तो इसका मतलब क्या, ये चीज है देख लो, अगर स्मॉल एम बहुत ऊपर गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बहुत एलोंगेट किया, स्प्रिंग फोर्स बहुत इंक्रीज कर चुका है, ठीक है, नॉर्मल लेट से जीरो। अब अच्छे से ये पार्ट सुन, एट दिस इंस्टेंट इसने अभी भी वेलोसिटी एक्वायर नहीं किया, ये जंप किया नहीं, ही हैज जस्ट लॉस्ट कांटेक्ट, ये कांटेक्ट जस्ट लूज किया, ठीक है, अभी भी इसका वेलोसिटी जीरो है। अब सोचो स्मॉल एम का एट दिस इंस्टेंट अगर अभी भी वेलोसिटी रह जाता, देन ये और एलोंगेट करता, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ता, तब ये भी एक्चुअली जंप करता। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में जब भी इतना क्वेश्चन मिलेगा ना जस्ट लूजेस कांटेक्ट, इससे तुमको समझ लेना पड़ेगा कि जब नॉर्मल जीरो हो रहा है उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं हो, मतलब इसके बाद ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली आप कांटेक्ट लूज करने वाला नहीं, ये नॉर्मल जस्ट जीरो होगा, इसके बाद से फिर से बेसिकली नॉर्मल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फिर से एक्चुअली ये वहीं पे रहेगा, कंप्लीटली कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि बाय दिस टाइम, जब ये होगा बाय दिस टाइम स्मॉल एम का वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, ये चीज समझो, स्मॉल एम का वेलोसिटी नहीं होता तो सोचो क्या होता, ये और ऊपर जाता तो गारंटी जंप करेगा, ठीक है, सो आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो मतलब फाइनल सिचुएशन ये है, इसके बाद क्या होगा, स्मॉल एम विल टर्न बैक, स्मॉल एम एक्चुअली फिर से फॉल बैक करे, इसके बाद अगर मैं देखूं तो स्मॉल एम विल स्टार्ट फॉलिंग बैक, ठीक है, ऐसा कुछ होने लगेगा। ये कंप्लीट एनालिसिस है, हाँ बोलो। ग्राउंड के साथ मेरे को वही बता रहा है, जब भी बोलते हैं ना जस्ट लूज कांटेक्ट, उसका टेक्निकल कंडीशन क्या होता है, आप भले उसको देख ना पाओ, आपको देखने में लगेगा कि वो कांटेक्ट में, देखने से मतलब नहीं है, मेन है उसका टेक्निकल कंडीशन से, टेक्निकल कंडीशन होगा कांटेक्ट लूज करने का कि नॉर्मल जीरो है, मतलब दोनों सरफेस इंटरेक्ट नहीं कर, तो तुमको लगेगा कि वो अभी भी एकदम इनफाइनिटेसिमली क्लोज है, द ब्लॉक इज इनफाइनिटेसिमली क्लोज टू ग्राउंड, बट उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, उनके बीच में कोई नॉर्मल नहीं, दैट इज द कंडीशन ऑफ जस्ट लूजिंग कांटेक्ट, क्लियर, ओके, बोलो। हाँ हाँ, मतलब उस मोमेंट पे, हाँ कैपिटल एम के लिए बोल रहे हो ना, ऑब्वियस बात है, नॉर्मल जब जीरो होगा तो कैपिटल एम के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, एफएस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी, ठीक है। अच्छा, तो ये कंप्लीट एनालिसिस है कि स्टेप बाय स्टेप क्या होने होगा, और इसके बाद ये एक्चुअल मोशन चलता रहेगा, इट विल गिव एन ऑसिलेट, ठीक है, ये एनालिसिस है, ये आइडिया है, पूरा देख लो, किसी को पूरा, किसी को भी लाइक ये एनालिसिस में डाउट है तो पूछो। अब तुमको एक्स्ट्रा निकालना है, हाँ क्या,
एज फार एज द सोल्यूशन इज कंसर्न क्या होगा? पहली बात है कि वो जो स्टेट बी है, तो फाइनल स्टेट जो लेने वाले, उस स्टेट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हो तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है एंड दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स इज कंप्लीटली बैलेंसिंग इट्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम न्यूटन लॉ लगाते हो तो क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स इज के एच, राइट? ठीक ना, इट इज बैलेंसिंग वेट एम जी। ठीक है, तो यहाँ से तुमको एच मिल गया। एच क्या है? एम जी बाई के। अब तुम एनर्जी लगाओ, ये इक्वल्स टू ईवी। ये जो है इनिशियल एनर्जी ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक काम करते हैं, रेफरेंस जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रेफरेंस होता है मैं नेचुरल लेंथ पे ही लेता हूँ, तो इनिशियली पोटेंशियल विल बी माइनस एम जी एक्स नॉट, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है। ठीक है, इतना तो कर सकते थे लेकिन किया नहीं पता, और फिर बोलोगे ओके, और वो डिस्टर्ब कर रही थी। इतना अब जब फाइनली देखोगे तो वहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल जी आपका हाफ के एच स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी रेफरेंस के अगेन ऊपर है तो प्लस एम जी एच। अब इंटरेस्टिंग चीज एम जी एच एच तो पता है आपको, तो आपको एक्स नॉट में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि इट विल बी लाइक नेस्टिंग। गंदा होगा सॉल्व करना, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, मे बी। अच्छा, यूज द आइडिया दैट दोनों मासेस इक्वल है, वो यूज कर लेते। ठीक है, नहीं वेरिएबल्स में ही रखूंगा तो जी में। अच्छा, अगर दोनों मासेस इक्वल है तो एच विल बिकम लाइक एम जी बाई के, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है? दिस विल बी के एच स्क्वायर, सो लाइक एम स्क्वायर जी स्क्वायर। हाँ, एक के कटा हो गया तो टू के, और उधर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, सो हाफ प्लस वन दैट इज 3/2, so 3m² g² by 2k, इधर के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2mg x नॉट। फाइनली आएगा इक्वेशन लाइक दिस, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2mg x नॉट इक्वल्स टू 3m² g² by k। चेक कर लो, क्या आ रहा है? तो अब लाइक मैंने वो हाफ को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, हटा लिया, ठीक है ना, हाफ के एक्स, तो यस, और कुछ करने का है नहीं, गंदा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पर आइडिया तो मिला कि कैसे करेंगे। चलो बैठ बैठ के सॉल्व करते हैं, क्या ही कर, के को उधर भेज दो क्या। हम देखो मिडिल टर्म में के को इधर वो ना करके सीधा श्रीधर चार्य मारते हैं। अरे श्रीधर चार्य कर रहा हूँ डायरेक्टली, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस क्या था, 2mg x नॉट माइनस m² g² बाई 3m² g² बाई, तो x नॉट विल बी माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b², b² will be like 4m² g², b² minus 4ac, 4ac, तो like m² g², wow, by yeah, by 2k, माइनस वाला ऑब्वियसली नहीं लेंगे, नहीं तो एक्स नॉट नेगेटिव आने लगेगा। 12, हाँ, 4 2 6 3, तो 3mg बाई के, यार के क्या, के अगर नहीं हो तो डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं हो जाएगा, के होना चाहिए। ठीक है,
आ रहा है तो अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो वहाँ पे कट जा रहा है थोड़ी सी। ये ऑनलाइन में जो लोग सबका हो गया था क्लियर। मेंस में एक्सपेक्ट मत कर, लेकिन एडवांस में होता है ना, वो लोग पैराग्राफ टाइप देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप। एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होता है, उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फॉलो करना। बोलते हैं एक वेज है, मास है, ऑब्वियसली मूवेबल वेज। ठीक है, ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं, नथिंग, फ्रिक्शन का ही नहीं है, ऑल सर्फेसेस स्मूथ। ये मोस्ट प्रोबेबली सेंटर मास के चैप्टर में लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, लेकिन डेटा कुछ मिस हुआ ना, फिर से मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो। अ, ये वेज है, वेज का मास कैपिटल है, इसका इंक्लाइन का एंगल है थीटा, एम थीटा ये सब दिया रहता है। ऊपर में एक ब्लॉक है, स्मॉल है। पूरा सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मैं स्मॉल एम को पहले पकड़ के एकदम टॉप में ही रखा था। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ऐसे हमने नॉर्मल क्लास में भी किया है इस तरह के प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक। हाँ, जैसे नॉर्मल क्लास में लिया था ना एक इस तरह का, एक सामने जाके पीछे आएगा। ये सपोज हाइट एच है, ये जो हाइट, क्लास में भी हमने ऐसे प्रॉब्लम लिया था, लेकिन उससे इसका डिफरेंस कहाँ पे? क्लास में मैंने वेज को देखना ऐसे ले लिया था कि वो स्मूथली ग्राउंड के पैरेलल में है। यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, ये ऐसे ही है। तुम्हारा काम है फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम व्हेन इट रीचेस बॉटम ऑफ इंक्लाइन। मैं ग्राउंड पे नहीं आ रहा है, और ये एकदम स्मूथ कर्व भी नहीं है, एकदम प्रॉपर इंक्लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फाइंड वी ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों, वी कैपिटल एम एंड वी स्मॉल। व्हेन इट, नहीं कोलिजन अभी तक नहीं हुआ, ग्राउंड के साथ मैं नहीं ले रहा हूँ ना। व्हेन इट रीचेस बॉटम ऑफ इंक्लाइन, फिर ग्राउंड पे जाते तो कोलिजन होता, लेकिन हम वो नहीं ले रहे। फाइंड v of small m and v of capital M when it reaches it, मतलब ब्लॉक, when block reaches bottom of incline। मैंने ग्राउंड पे अभी कांटेक्ट नहीं खाया, मैं तुमको उस समय वेलोसिटी निकालना है जब ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे समझ रहे हो, एकदम यहाँ। जब एकदम उस कोने पे रहेगा, इट इज अबाउट टू गो इनटू द ग्राउंड, धक्का खाने वाला है, उसके पहले क्या वेलोसिटी। बात है, आंसर इसका कॉम्प्लेक्स है, तो बड़ा बात, लेकिन घबराने का कुछ नहीं, क्योंकि इसको ना ये लेने का मेन रीजन है वही कंजर्वेशन में एनर्जी मोमेंटम उसे दिखाना थोड़ा बहुत, एज वेल एज रिलेटिव भी रिवाइज करना। मैंने बेसिकली, तुम जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे यू विल फाइंड प्रॉब्लम जिसमें पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज होंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव भी यूज करेंगे, रेफरेंस फ्रेम भी। उफ, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है, बोलते बोलते भावना में। हाँ, व्हेन ब्लॉक रीचेस बॉटम, थैंक यू। पता है मेरे साथ साथ बाकी लोग भी लिखे हो। नाउ बाय दिस टाइम सबने सेंटर मास होपफुली पढ़ लिया, घर पे करवा दिया गया था, अपलोड भी हो चुका है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार सेंटर मास के पर्सपेक्टिव से सोचने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। फॉर दिस एंटायर सिस्टम, मतलब ब्लॉक प्लस वेज, फॉर दिस सिस्टम इसका कहीं पे सेंटर मास हो, कहाँ पे पता नहीं, बट इस पूरे सिस्टम के लिए एक बार सोचो, व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स? जीरो। एक्सटर्नली कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, वर्टिकल में ही है, नॉर्मल है, एमजी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या था, रिकॉल करो थोड़ा, पढ़ा दिया गया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लास में हुआ था वो प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोजन वाला प्रॉब्लम, मैंने बहुत कुछ लॉजिक दिखाया था। एक था कि एक रॉड स्लिप कर रहा है, एप्लीकेशन मैंने दिखा दिया था सेंटर मास के चैप्टर में। ठीक है, ये आइडिया यहाँ पे अप्लाई करो। अगर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, मतलब सेंटर मास का कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, माने VCM का एक्स कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट। लेकिन UCM तो जीरो है ना,
स्टार्टिंग में सब लोग क्या थे, रेस्ट पे, तो यूसीएम 0 मतलब यूसीएम का एक्स कंपोनेंट भी 0. दिस बेसिकली इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास कैन नेवर शिफ्ट हॉरिजॉन्टली. यही वो रॉड वाला प्रॉब्लम था कि एक रॉड स्लिप कर रहा है तो उसका सेंटर मास एक ही लाइन पे रहता है. क्लास में हुआ था, मे भी याद होगा, मे भी भूल चुका हूं. सेंटर मास कैन नेवर शिफ्ट हॉरिजॉन्टली मतलब होगा क्या फ्यूचर में, सेंटर मास लेट से पूरे सिस्टम का यहां पे था, लेट से यहां पे कहीं, as time passes the center mass will remain in the same vertical line. हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं कर सकता, सेम वर्टिकल लाइन में रहेगा. मतलब क्या होगा, अगर वेज पीछे गया, ठीक है, मतलब अगर ब्लॉक सामने गया वेज पीछे जाए, somewhat like this, let's say. वेज थोड़ा पीछे गया, ब्लॉक थोड़ा सामने. सेंटर मास हो सकता है वर्टिकली शिफ्ट, क्या हो मैटर नहीं करता, बट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं करेगा. जस्ट फॉर फन. तो हाँ, मैं जो सेकंड डायग्राम दिखा वो ऑलमोस्ट एक अल्टीमेट स्टेट में, जब वो ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ इंग्लैंड में पहुंच चुका. ठीक है, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन सेंटर मास हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं कर सकता. ठीक, मुझे बार बार समझ नहीं आ रहा है कि कुछ मिसिंग है कि नहीं. कोई बात नहीं, इतना लगेगा. हाँ बोलो. हाँ ये ভাব আগে করে তুই পয়েন্টগুলো দেখ তোর, তারপরে যেখানে ডাউট হবে বল. এফ এক্সটার্নাল অ্যালং হরিজন্টাল ডাইরেকশন 0 হ্যাঁ কি না, তাহলে एसीएम. थैंक यू. ये इतना देर रिकॉर्डिंग पूरा ही बंद था क्या? कोई बात क्या? ओ ये कुछ लिखे नहीं, এখান থেকে আসছে. तो I am able to relate the x component of the block velocity with the velocity of the wedge. एक रिलेशन मिला, लेकिन दोनों के दोनों ही अननोन. फंस गए, क्या करें. अब आता है रिलेटिव. पहले कंजर्वेशन दिखाई, पहले कंजर्वेशन दिखाई. अच्छा ये पूरा चीज जो किया ये ग्राउंड रेफरेंस में हुआ, इतना क्लियर है होपफुली. पूरा एनालिसिस ग्राउंड रेफरेंस में किया. ग्राउंड रेफरेंस में कोई क्या, हाँ মানে x কম্পোনেন্ট তো নিচেই হবে না, তাই জন্য আর mx লিখছিলাম. ঠিক আছে. अच्छा ग्राउंड रेफरेंस में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ. मैं पूरे सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कर दे रहा हूँ. ए इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, ये फटाफट कोई भी कर सकते हैं आई गेस. ग्राउंड का रेफरेंस ले लो, इनिशियल एनर्जी में सिर्फ mgh आएगा. फाइनल में क्या होगा, ये तो ग्राउंड पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, जीरो. काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m vm स्क्वायर हाफ कैपिटल M v कैपिटल M स्क्वायर. Oh my goodness. So the equations that I finally have is this and this. Momentum conservation, मेरा momentum conservation along x-axis से वो मिला और energy से ये मिला. You would notice that you have a bunch of unknowns. V small m, V capital M, V small m x. ना x component पता है, ना small m Vm पता है, ना V capital कुछ. और ये भी नहीं बोल सकते ना कि Vmx is Vmg cos थीटा. ये एंगल थीटा नहीं है, ध्यान देना. थीटा ये एंगल वर्टिकल अपर, समझ रहा हो. डेटा में थीटा दिया हुआ है, वो थीटा ये वाला एंगल है, दिस वन, दिस इज थीटा, नॉट दिस. एग्जाम हॉल में ऐसे सोचना है आपको एक्चुअली. तो ये दोनों चीज स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल क्लास में भी होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी. अब देखो मेरे मैं सोचता कैसे, ठीक है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड है, ये दोनों चीजें स्टैंडर्ड कोई भी करेगा आई गेस, इतना प्रैक्टिस हुआ है. अब तुम नोटिस करोगे कि सर आपके पास मल्टीपल अननोन्स,
VMX अगर सोचने गया तो VMX का एंगल नहीं पता, वो तो दिखाया भी डायग्राम में, इट्स नॉट थीटा, तो आप cos थीटा के टर्म्स में तो लिख नहीं पाओगे। तो VMX नहीं पता है, VM नहीं पता है, V कैपिटल M नहीं पता है, दोनों को एक साथ यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड सम अदर आइडिया। एग्जाम में यही करना पड़ता है। एग्जाम में देख, मैं और एक दिन बोला था कि आपने स्टार्टिंग से बहुत कुछ पढ़ लिया, आप सोचो कि आपको क्या क्या आइडियाज यूज करके एलिमिनेट करना है अननोन्स को। तो मैं कंजर्वेशन एनर्जी मोमेंटम कर लिया हूं, ठीक है। मैं अगर सोचा कि मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज करके या न्यूटन्स लॉ लगाने गया, मेरा हालत खराब हो जाएगा। क्यों? न्यूटन्स लॉ लगाने में प्रॉब्लम क्या होगा, इसका पाथ नहीं पता ना ढंग से। इसका पाथ एग्जैक्टली इंग्लैंड के अलॉन्ग नहीं है, ग्राउंड रेफरेंस से तो एक एंगल में। एंड ये भी सोचो, अगर मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज करके न्यूटन्स लॉ लगाने गया, सीडो फोर्स आएगा, क्योंकि ये तो एक्सीलरेट कर रहा होगा ना, इन लोगों तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद टाइम, ठीक है। हाँ, मतलब वो पैरेलल सेम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो जो भी है, इन लोगों का वेलोसिटी चेंज इज चेंजिंग विद टाइम। तो रेफरेंस फ्रेम चेंज करके न्यूटन लॉ अप्लाई करना भी टिपिकल है। आप नोटिस कर रहे हो कि एक्चुअली आपको बस कंपोनेंट्स को रिलेट करना सीखना है, सम यू हैव टू रिलेट द कंपोनेंट्स। तो क्या करें, हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करेंगे बट विल ट्राई टू अप्लाई रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जो करते थे ना रेनमैन रिवरमैन प्रॉब्लम्स में, दिस वो करके देखता है कुछ आता है कि मैंने, ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है ये भी बता दो। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सर अगर मैं v स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M का बात की, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, इसका मैग्नीट्यूड अगेन वाहियात होगा, कुछ नया होगा एकदम, लेकिन डायरेक्शन कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड। इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, अलोंग इंक्लाइन। इसका डायरेक्शन भी तुमको पता है कि हमेशा थीटा एंगल पे होगा। सो मे बी वेक्टर डायग्राम से कुछ मैं निकाल, मे बी, ये मेरा हिंट बन गया, मेरा ये मेरा दिमाग में ये मेरा घूम रहा था। तो ये जो मैं अभी करने वाला हूँ ना, एक्चुअली मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आइडिया यूज किया था इस तरह। मतलब आप वहाँ पे न्यूटन्स लॉ रेफरेंस फ्रेम चेंज करके कुछ नहीं लगाते, बस काइनेमेटिक्स लगाते। तो सोचो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेंटर मास के चैप्टर में एक प्रॉब्लम मिल रहा है जो एक्चुअली जहाँ पे रिलेटिव यूज हो रहा है। आपको अल्टीमेटली यही करना है, प्रैक्टिस करके ये सब चीज लाइक स्पॉन्टेनियसली लाना है कि भाई ये सब हो। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। हम बोलो। किसी को लगा कि वीएम का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सर प्रॉब्लम नहीं है। वीएम को अगर रिप्लेस कर, सुनो तुम अच्छे से, वी कैपिटल एम বলছিস তো, দেখ ভি ক্যাপিটাল এম রিপ্লেস করলে কিন্তু আমি কিছু ফ্রুটফুল পাবো না, কেন? তো ভি স্মল এম তো রয়ে যাবে, আর এখানে তো ভি স্মল এম এর এক্স কম্पोनेंट আসছে, ভি স্মল एम तो আসছে না, एक्स कॉम्पोनेंट। ये इनफैक्ट चलो, किसी ने बोला तो एक अच्छी चीज याद है, अच्छा वी स्मॉल एम स्क्वायर could be obviously written as sir vx square plus v y square, any velocity vector can be written as x component square plus y component square। और ये भी सोचने का तो फिर y component भी आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि you still have unknowns, substitute করে লাভ নেই, বুঝতে পারলি? মানে এটাই আমি তখন বলছিলাম कि substitute exactly करके फायदा नहीं है, you have multiple unknowns, so you need some new idea। तो चलो उसमें देखेंगे, VMX एंड VMY हो सकता है बाद में आए, देखते हैं। तो मैं पहले बोलता हूँ, चलो इसके बारे में सोचते हैं। V स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो V स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस V कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और वेक्टर डायग्राम, ओ भाई, अच्छा किसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अननोन है, वो है स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को रहने देता हूं, मैं बोलता हूं v स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M एंड प्लस v कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों को रखो। तो क्या होगा, अब मैं डायग्राम में आ रहा हूं, स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M विल ऑलवेज बी अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि कैपिटल M के रेफरेंस में वो खुद क्या होगा, रेस्ट पे। ये चीज क्लियर रखना। अगर मैं कैपिटल M से रेफरेंस फ्रेम का बात करता हूँ, M से रेफरेंस फ्रेम, तो ब्लॉक की बना लाइक दिस, उसमें तो मूव नहीं कर रहा ना, हिम से बिल्ड रेस्ट, तो v स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M अलोंग इंक्लाइन, तो थीटा एंगल। एंड कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैपिटल M किधर जा रहा था, हॉरिजॉन्टली पीछे। মানে এই দুটোকে ভেক্টরলি অ্যাড করে, ও মাই গুডনেস, थोड़ा लंबा करते हैं। ओ बॉय, ये जो वेक्टर आ रहा है ना थोड़ा इंक्लाइंड, ये है मेरा मेरा v स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू, बस अंधाधुन जो भी कर रहे हो लोग भी अंधाधुन कॉपी मत करो, फील इट कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ द इंक्लाइन। अच्छा उस समय मैंने बोला ना
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का वेलोसिटी लेकिन डिफरेंट एंगल पे, तो देखो वो आ भी रहा है वेक्टर डायग्राम से, ठीक है। अब हमको सम ऑफ VMX VMY सम लाना है, क्योंकि मोमेंटम के इक्वेशन में VMX तो आ ही रहा है, ठीक है, मैंने VMG का x कंपोनेंट, तो क्या करें, व्हाट शुड वी डू, आई रियली डोंट नो, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, देखिए क्या कर सकते हो। एक्स एंड वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा होता है, वर्टिकल नहीं चलेगा। वीएम का एक्स कंपोनेंट, अब ये ना मैं खुद सोच रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट नो कि इससे कुछ आंसर आएगा कि नहीं, मतलब ये बस सोचने का तरीका है। वो जो ऊपर में वेक्टर इक्वेशन लिखे हैं उसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट लेता हूँ, मतलब VMG का एक्स कंपोनेंट यही तो आ रहा था मोमेंटम में, V स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल में, इसका एक्स कंपोनेंट प्लस V mg का एक्स कंपोनेंट। अच्छा, V स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, उसका एक्स कंपोनेंट कैन बी इजीली रिटन एज दिस V स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल में cos थीटा, क्योंकि ये तो थीटा एंगल पे, उसका कंपोनेंट तो भाई cos थीटा होगा, वो इजीली लिख सकते हो, प्लस VMG। अच्छा, VMG का एक्स कंपोनेंट पीछे की तरफ होगा, राइट, ये पीछे है एक्चुअली, ठीक है, जिसका कंपोनेंट सामने उसका कंपोनेंट पीछे, तो VM ही होगा, उसका एक्स कंपोनेंट खुद है, तो VMX का एक रिलेशन मिला। होली मदर ऑफ गॉड, बढ़िया। I have theta which is given in the problem, तो थीटा आ जा रहा है, VM आ जा रहा है, V कैपिटल है, बट और एक न्यू वेरिएबल आ जा रहा है V स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, and this is definitely not interesting. So well, we have one more idea, जैसे आप इस बंदे का x कंपोनेंट ले, why can't you take a y कंपोनेंट, मुझे पता वो बोलेंगे सर इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करने का नहीं है यार, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। अगर मैं VM का y कंपोनेंट लेता हूँ, तो V स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल में वो sin थीटा होगा, वाओ इंटरेस्टिंग, यस। इस इक्वेशन का एक बार देख लो, इस इक्वेशन का जो ऊपर में लिखा है ना ये वाला वेक्टर फॉर्म में, इसका y कंपोनेंट लेके फायदा है, देखो क्या, अच्छा इसका y कंपोनेंट लेते हो, y मतलब वर्टिकल वर्टिकल डाउनवर्ड लिया हो, अच्छा VMG रे একটা x कंपोनेंट আসবে, ठीक, VM स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू x कैपिटल में उसका भी x y कंपोनेंट आएगा, लेकिन VMG का कोई y कंपोनेंट आएगा नहीं, तो यू आर गेटिंग दिस सिंपल रिलेशन। वाओ, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता था कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आ जाए, रिलेटिव से आ रहा है। तो देयरफॉर फाइनली मैंने बोला था ना, मेरा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम क्या था, VMX निकालना था, तो VMX का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है देखो, V स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल को यहां से रिप्लेस करो, इट विल बी V स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू y बाय sin थीटा। ओह माय गुडनेस, V स्मॉल उसका y कंपोनेंट बाय sin थीटा, माने cot थीटा चला उसमें, माइनस VM, सो VMX VMY एंड V कैपिटल इनके बीच में क्या रिलेशन है, अब मैं सोच रहा हूं, आया तो बढ़िया, लेकिन you have this energy conservation equation, you have, okay, yeah, nice, so you have multitude of equations, हो जाएगा solve, 3 equations 3 unknowns, so well this is solvable, ठीक है। अब बस सॉल्व वाला पार्ट डिफिकल्ट, सॉल्व करता हूँ, शुरू करते हैं। एक आया था MGH, तुम लोग अपनी तरह से सॉल्व करना बच्चा, हम भाई सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रा है भाई ये सब, हाफ एम, हमने समझ लिया कि VM x स्क्वायर को रख के फायदा नहीं है, तो VMX स्क्वायर प्लस VMY स्क्वायर, एनी वेक्टर इक्वेशन मैंने एनी वेक्टर स्क्वायर कैन बी रिटन एज लाइक कंपोनेंट स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे क्या था, हाफ एम VM स्क्वायर। अच्छा, V स्मॉल m x টা কত এসেছিল,
वही मोमेंटम इक्वेशन देखिए भाभी, ক্যাপিটাল এম ভিএম বাই স্মল এম, এটা আমি চাইলে এখানে সাবস্টিটিউট করতে পারি। ঠিক আছে, ওটাকে রাখছি আমি সাইডে রাখছি, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और लास्ट स्लाइड में जो इक्वेशन है वो ये था, vmx इक्वल्स टू vmy cot थीटा माइनस m। अच्छा এখান থেকে vmx इक्वल्स टू vmy स्मॉल m cot थीटा बाय cot थीटा মাইনাস m, এটাই এসছে তো? হ্যাঁ। আচ্ছা এখান থেকে vmy টাকে এলিমিনেট করা যায় इन टर्म्स ऑफ vmx, बट हमारा काम है एकदम, अच्छा ये क्या लिखे हैं v कैपिटल, वेल vmx को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, वाह या दिस इज नाइस, दिस इज गुड, मस्त है, मैं सॉल्व हो जाएगा। vmx को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा, देखो सिर्फ v कैपिटल, मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव है v कैपिटल को रखो, बाकी लोग को हटाओ, तो vmy cot थीटा cos थीटा नहीं cot थीटा, यहां से vmy मिला तो vmy को यहां पे सब्स्टिट्यूट मारो, इजी था। ओ भगवान, बहुत ही वाहियात है। Notice करो, you are ultimately able to obtain vmx as a function in terms of v capital M and vmy in terms of v capital M। ए दुटो को ही देखना सब्स्टिट्यूट पढ़ा जाए, समझे? मतलब पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में रहेगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ v कैपिटल, तो इट्स सॉल्वेबल, सॉल्व करके vm निकालना v कैपिटल में, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वर्मा जी में जो हॉरिबल मैमथ एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आ जाएगा, वो सॉल्व कर लेना, आई गेस अब कर पाओगे। ठीक है, समझ गया क्या करना है, vmx में ये पूरा चीज पुट करके स्क्वायर और vmy में ये पूरा चीज पुट करके स्क्वायर। ठीक है, आंसर भी उतना ही गंदा दिया हुआ देखना, हो जाएगा। मेन चीज ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि नोटिस करो, मैंने ये पार्ट नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये पर देख रहे हो कितना ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है, एग्जाम में इतना लंबा नहीं देते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज किया ना हम लोग रिलेटिव का, वो यूज करना पड़ सकता है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हाँ वेज के वेलोसिटी में, अरे ना कि तो अरे वेलोसिटी ऑफ कैपिटल में যদি একবার পেয়ে যাস তারপরে vmx vmy পেয়ে গেলি, ও স্কোয়ারিং एंड एडिंग कोड सब পেয়ে যাবি। ठीक है, মানে किसी एक को निकाल के बाकी निकाल सकते हैं, मतलब आई एम ट्राइंग टू से इट्स पॉसिबल, इट मे बी लेंथी बट पॉसिबल, हम लोग निकालेंगे, नहीं छोड़ो ना। आज के लिए इतना, मतलब ये ट्रॉमा काफी है। अल्फा एंगल, अरे चचा, हाँ हाँ पता है मैडम, ये क्या बताया। मैं आगे बढ़ता हूँ टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एनर्जी का कुछ नहीं। ठीक है, ये नहीं लिया था तुम लोग, तो बीच में मन किया कि हम लोग ऐसे ही करेंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम्स लेते रहते, रिवीजन चले। आगे बढ़ता हूँ, अच्छा रुके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहता है, फॉलो करो, बोलते हैं पहले पूरा सिस्टम मुझे ड्रॉ कर लेंगे, स्टाइल करते हैं क्या, अरे नहीं पता, अरे प्रॉब्लम करने के पहले तुम पूछने लगते हो कितना लेंदी है यार, मैंने मन खोटा कर देते हो यार, आ रहा और लेने का मन किया आपको लेने दो। सब शुरू कर दिले सर, इधर भी शुरू कर दिया सर, कितना भरा है, रुक नहीं रहे, अच्छा प्रॉब्लम है, सीखने को मिलेगा। आंख चितरा आई नहीं था मुझसे, आर्टिस्टिक, थोड़ा सा हमको ये सब ठीक हुआ नहीं, बट स्टिल भावना कन्वे हो गई। फॉलो, ये वर रॉड, ठीक है,
ये एक रॉड है, रॉड है, रॉड का सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रॉड एंड दिस, ये बेसिकली क्या, नट बोल्ट देखे हो ना, ठीक है, उसके ऊपर एक ये रहता है रिंग की तरह, तो इट्स लेस लाइक अ रिंग, मोर लाइक, इसको बोलते थे बुक में टेक्निकल टर्म रहता है स्लीव बोलते हैं, स्लीव, बहुत से बुक्स में मिलेगा। स्लीव मतलब ऐसे ही समथिंग, समथिंग लाइक अ रिंग जो इसके ऊपर फिट खा रहा है। और रिंग ना देखो, लोग बीट दे सकते हैं, बीट दे दी, ये बीच में छेद है, इसके ऊपर रखा गया, तो द स्लीव इज अराउंड द रॉड, क्लियर है ना, स्लीव रॉड के अराउंड है, उनके बीच में तो क्या काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, रफ है। स्लीव का मास है, स्लीव का, रॉड का कोई मास नहीं है, रॉड का मास मैटर नहीं करता। अब रॉड का एक एंड एक एक्सिस से समहाउ अटैच्ड एंड इट इज बीइंग क्या, रोटेटेड, इसको रोटेट कर, अरे रोटेशन में कि सर्कुलर मोशन, क्या रोटेशन में, रोटेशन टाइम में आती सर्कुलर मोशन, तो क्या ना रोटेशन है, एंड रोटेशन जो हो रहा है उसका क्या, नहीं, नॉर्मल सर्कुलर मोशन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। The rod starts rotating about this axis with an angular acceleration alpha. अल्फा का वैल्यू क्या है, छोड़ो अल्फा रखते हैं, अल्फा का वैल्यू बाद में सोचते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब पता है, धीरे धीरे ओमेगा विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, रॉड घूम रहा है, स्लीव का जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सेंटर एक्सिस, दैट इज एल नॉट, ठीक, टी इक्वल टू 0 पे ये रोटेशन स्टार्ट हुआ, उस समय एल नॉट डिस्टेंस पे था, क्वेश्चन में पूछा फाइंड टी नॉट, but find an expression of t naught, find an expression for time when sleeve या जो रिंग है, जो भी बोलो, starts slipping with respect to rod, ठीक है, तो not difficult, conceptual problem, रॉड है, स्लीव इसके ऊपर है, रखा हुआ है एल नॉट डिस्टेंस पे, पहले जब घूमना शुरू करेगा रॉड, स्लीव पे इसके साथ साथ ही घूमेगा, इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा, बट कुछ टाइम बाद इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू स्किडिंग वाला प्रॉब्लम, तो याद है नॉर्मल क्लास में जो लिया था, स्किड कर रहा है, मैंने स्किडिंग समझाया था कि भाई एक बंदा, एक एम्बुलेंस, एक कार है, वो सर्कल में जा रहा है, एक हाथ के पास स्किड करने लगता, जिस दिन बैंकिंग ऑन रोड्स पढ़ाया था उसमें ये चीज समझाया था, ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू दैट स्किडिंग प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, मजा आता है, तो मैंने इससे दिमाग खोलता है कि भाई कितना टिपिकली आप सोच सकते हो, ठीक है, क्लियर। आज को अगर पूरा प्रॉब्लम नहीं भी करवा, डजंट मैटर, वी हैव एनफ टाइम फॉर डिस्कसिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, आप वो करो, ट्राई करो 2 मिनट, ट्राई करो क्या कि एट सम लेटर टाइम, थोड़ी देर बाद, स्लिप नहीं किया अभी तक बेड से, कुछ देर बाद स्लीप का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ठीक है, বাবা এটা এমন মুখ বানাচ্ছ না, কত যে টিপিক্যাল জিনিস দিয়েছি বাবা, फ्री बॉडी डायग्राम করতে বলছি, ऐसे सबका एक्सप्रेशन देखते ना, मैं कहा सिंपल बात है, जब तक ये स्लिप नहीं करेगा तब तक मोशन क्या होगा सबका, सर्कुलर, एवरी पॉइंट ऑन द रॉड एंड द स्लीव, सब लोग सर्कुलर बात में जा रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहा है, सर्कल में जा रहा है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब मैं बस पूछ रहा हूँ, किसी भी एक लेटर टाइम पे, स्लिप नहीं किया अभी तक, किसी एक लेटर टाइम पे तुम बस स्लीव का फ्री बॉडी डायग्राम करके बताओ, तो लेट्स से ये जो इंस्टेंट मैंने ड्रॉ किया ना, इसी को लेटर टाइम पकड़ लो, ठीक है, एट सम टाइम इनिशियली, लेकिन रोटेशन स्टार्ट्स एट टी को 0, वो लिख लेना, रोटेशन स्टार्ट्स एट टी को 0, और ये है एट सम टाइम टी, इस टाइम टी पे स्लीव का फ्री बॉडी डायग्राम, ग्रेविटी है भाई, रुक जाओ रुक जाओ, ग्रेविटी प्रेजेंट है, हाँ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, हाँ जी, आप बोलो साहब क्या बोल रहे हो, এই ভাই ব্যালেন্স ফ্যালেন্স বলবি না, ঠিক করে কথাগুলো বলবি, আমরা ব্যালেন্সের কথা বলি যখন ওই সেন্ট্রিফিউগালের কথা বলি, ব্যালেন্স কেউ করছে না, वो तो प्रोवाइड করবে, कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, नहीं नहीं चलो, अच्छा है कि मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, तुम लोग का कॉन्सेप्ट का धज्जिया हो रहा है लग रहा है, सहयोग एक एक करके बोलो, बैंकिंग ऑफ रोड्स किया था कि नहीं किया था यहाँ पे,
हाँ, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करता है. रिकॉल द कॉन्सेप्ट दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. बोलेছিলাম বারবার সেন্ট্রিপিটাল যে অ্যাসিলেশনটা অ্যারাইজ করছে বিকজ অফ চেঞ্জ ইন ডাইরেকশন, ওটাকে somebody must provide it. Some force must provide that acceleration. कॉन्सेप्ट ये रहता, बैलेंस नहीं होता. बैलेंस आता है जब तुम स्यूडो फोर्सेस करते हो. ठीक है, ये तो मैं ग्राउंड डिफरेंस से देख रहा हूँ. तो ये बोला कि फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. क्या करेगा वो? काइंडली जरा ट्राई कीजिए. 3D में है तो आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ. कन्वीनियंस के लिए चलो मैं एक एक्सेस सेटअप कर देता हूँ तुम लोग के लिए. देखो एक बार, ये रॉड के अलोंग इस इंस्टेंट पे एक्स एक्सिस, वो जो सर्कल में घूमेगा वो टैंजेंट टू दैट सर्कल, उसको लेते हैं. हाँ समझ रहे हो, उधर की तरफ. उसको वाई एक्सिस 3D में क्लियर हो रहा है ना. एंड वर्टिकल मैंने रॉड के मैंने एक्सिस के पैर, जेड एक्सिस. तीनों एक्सिस मैंने दिखा दिया. काइंडली फ्री वर्ड डायग्राम ट्राई करो. बस फ्री वर्ड डायग्राम करो, उसी में हमारा मेन क्वेश्चन है. फिर बाकी पार्ट तुम लोग घर पे ट्राई करो नेक्स्ट दिन. आज का फ्री वर्ड डायग्राम डिस्कस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट. सोचो जरा. जी मुझे डिफिकल्ट है मुझे मुंह. तो एक एक करके बताओ, जेड एक्सिस के अलोंग क्या फोर्स होगा? जेड के अलोंग मैं नेगेटिव जेड में mg, तो सब क्लियर है कि mg फोर्स विल एक्ट अलोंग नेगेटिव जेड. ठीक, ओके. तो पॉजिटिव जेड में कुछ होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में कुछ होना चाहिए. रॉड का नॉर्मल एग्जैक्टली. एंड नॉर्मल ये जो होगा, मैं इसको सपोज एन नॉट लिखता हूं. अच्छा एन नॉट एमजी को बैलेंस तो करेगा गारंटी, क्योंकि जेड के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है. इतना क्लियर है ना, दिस मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन. जेड के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि सर ए जेड तो जीरो है, तो नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस मस्ट बी जीरो. मतलब एन नॉट जो मैंने लिखा है इट मस्ट बैलेंस mg. कोई शक नहीं यहां. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन. ठीक, सरफेस में मतलब अंदर ही अंदर, वो तो कांटेक्ट में है ना, तो ऑल अलोंग द सरफेस, मैंने एक्चुअली उस पूरे रॉड का जो सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस है ना, उसके टेंजेंट हर जगह ही होगा. अब हर जगह तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बस एक जगह दिखा दे रहा हूं. ऑल अराउंड इट एक फ्रिक्शन काम करेगा, एक नेट फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन क्यों आ रहा है? सिंपली बिकॉज सेंट्रिपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? नीचे में देखना, मैं टॉप व्यू ड्रॉ क्यों, एक बार सोचो. अगर स्लीव को ऊपर से देखते हो, स्लीव तो कुछ एक वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन. बाय काइनेमेटिक्स वी नो कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट. अब न्यूटन्स लॉ बोलता है कि सर सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय सम फोर्स. एवरी एक्सीलरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय सम फोर्स. एसी को कौन प्रोवाइड करेगा? कुछ फोर्स. कौन प्रोवाइड करेगा इसको? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के लिए एक न्यूटन्स लॉ इक्वेशन भी देता है, सर फ्रिक्शन इक्वल्स टू एमएसी. अच्छा उस डायरेक्शन में और कोई फोर्स हो सकता है क्या? नहीं ना. टैंजेंट टू रॉड, सरफेस के टैंजेंट देखिए सर फोर्स आता है. फ्रिक्शन इतने दिन में तो वही पढ़े. कांटेक्ट सरफेस के टैंजेंट में हमेशा फ्रिक्शन आता है, परपेंडिकुलर में नॉर्मल. जितना क्लियर हुआ सबको. लास्ट चीज, आर कोनो फोर्स হবে? एग्जैक्ट. टॉप व्यू कोई देखेगा तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि सर इस डायरेक्शन में टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्यों? सर आपने पढ़ा है अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी. याद करना, इतना तो याद हो. अल्फा है मतलब ओमेगा विल चेंज, बट v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये भी पढ़ा है ना. इफ ओमेगा चेंजेस v चेंजेस, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ v मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसी को क्या बोलते हैं? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. सोचो कितना कुछ रिवाइज हो. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्वाइंट की क्लास में जो लोग ढंग से अटेंड करते हो ऐसे करके करो ताकि आपको बहुत कुछ रिवाइज हो जाए. एक बार रिवीजन का भी ऐसा नहीं कि काल के नियम सर्कुलर मोशन बोल उसको कल के पूरा सर्कुलर मोशन रिवाइज होगा, ऐसा नहीं होगा. प्रॉब्लम्स के थ्रू करो, रिवाइज हो जाए. तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा गारंटी. अच्छा एटी इनफिनिट क्या होगा पता है? इसका डेरिवेटिव अगर करते हो
अल्फा आर होगा, ये पता है ना सबको, एटी इक्वल्स टू अल्फा। नहीं तो बस v का डेरिवेटिव कर दो, आर तो फिक्स्ड है, ओमेगा चेंज करेगा। आपण कॉन्सेप्ट हो लागे न्यूटन्स लॉ कि चचा अगर टेंजेंशियल ऑसिलेशन आ रहा है उसको कोई प्रोवाइड करेगा ना। क्या लगता है कौन प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल ऑसिलेशन, व्हिच फोर्स? बोलो, सोचो, डायग्राम में देख के सोचो। टेंजेंशियल ऑसिलेशन y एक्सिस के अलोंग है, दिख रहा है ना सबको, ये तो क्लियर है। सेंटीमीटर है नेगेटिव x के अलोंग, टेंशन है y के अलोंग। y के अलोंग क्या फोर्स हो सकता है, हो क्या सकता है, सोचो ना, व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी। आपको भले कॉन्ट्राडिक्टरी लगे लेकिन उस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स अराइज कर सकता है, सोचो। फिजिकल फोर्स, व्हिच फिजिकल फोर्स कैन अराइज। कितना कुछ पढ़े हो तुम लोग, नॉर्मल पढ़े, नॉर्मल टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, बहुत कुछ पढ़े हो। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हो सकता है इधर, नहीं स्प्रिंग नहीं, टेंशन नहीं हो सकता, mg नहीं हो सकता, इधर फ्रिक्शन भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है नॉर्मल। इट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एज वेल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर सरफेस, तो यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए ऐसे। इसका मतलब एक्चुअली क्या पता है, नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स, एक्चुअली नेट नॉर्मल, देखो ध्यान देखो, नेट नॉर्मल ऐसे एक एंगल में काम कर, मतलब ये डायग्राम थोड़ा फॉलो करो। वाईजेड जो प्लेन है ना, वाईजेड प्लेन विजुअलाइज कर पा रहे हो, वाईजेड प्लेन, नेट नॉर्मल उस एक्सिस के अलोंग, मतलब उस प्लेन में, ठीक है। सो एक्चुअली नेट नॉर्मल एक एंगल में है, ये हमको बाद में पता चला, पहले से दिमाग में क्लिक नहीं किया, ऐसे करके लॉजिक लगाया था, हमको यही मेन चीज दिखाना था एक्चुअली आज, ठीक है। वो ये पार्ट बहुत गजब लगा था जब हमको ये प्रॉब्लम मिला था, क्योंकि बहुत लोग ये पार्ट को स्किप कर जाते हैं। तो नेट नॉर्मल इज एक्चुअली इन द वाईजेड प्लेन। अच्छा, नेट नॉर्मल जो वाईजेड प्लेन में होगा, इट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे करके समझ रहे हो, 3D में जो रॉड का सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ही है, ऐसा मत सुनो कि सर एंगल होएगा ना, वाईजेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, राइट। तो स्टिल द कंडीशन इज नॉट वायलेटेड, नॉर्मल इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द रॉड सरफेस, अभी भी परपेंडिकुलर है लेकिन एक एंगल में। अब ये क्यों निकाल रहा हूँ, ये इतना कुछ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको भी पता है स्लिपिंग में आप क्या कंडीशन लगाते हो, फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू v1। अच्छा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, इतना तो क्लियर है ना, क्योंकि मूवमेंट अभी तक हुआ नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन में जब तुम म्यू इनटू n करोगे, वो n कौन सा n होना चाहिए, दिस n। बहुत लोग हर बारी में क्या करते हैं, दे स्टार्ट अप्लाइंग n नॉट, वो लोग यहाँ पे लगाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू n नॉट, लेकिन n नॉट गलत, यहाँ पे आपको नेट नॉर्मल के लिए लगाना है, ठीक है। यही प्रॉब्लम एक बार लाइक मॉक पेपर में आया था, तो उन लोगों ने गलती, मैंने सोल्यूशन भी गलती दिया, ग्रेविटी दिया लेकिन उन लोगों ने इतना कुछ सोचा ही नहीं, उन लोगों ने बस वो n नॉट लेके कर दिया, एक कॉम्पोनेंट लेके किया, वो गलत हो जाएगा। आपको नेट नॉर्मल के साथ म्यू n करना, दैट विल गिव यू द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम ये है। अब आप सोच ट्राई करना, बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई विल अज्यूम नेक्स्ट क्लास के आपने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से समझ ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे।